ध्यान दो भाई, ये शायद लास्ट पर्सन है ना इस पोइम का, और भी है इसके अलावा? लास्ट नहीं, ध्यान दो। व्हाट इज द थीम्स ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो कविता की विषय वस्तु क्या है ना? थीम का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु। तो द पोएम एक्सप्लोरर्स द थीम्स ऑफ हॉप, यानी कविता की जो विषय वस्तु है वो एक्सप्लोर का मतलब प्रकाशित करना है, बताना है ना। आशा, होप यानी आशा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। एंड इन योर द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की जो शक्ति है, यानी कविता में आशा, परिवर्तन और प्रकृति की शक्ति का जो अन्वेषण है, उसकी विषय वस्तु क्या किया है? एक्सप्लोरस किया है, फैलाया है कविता में। ठीक है क्या? इट हाइलाइट्स, इसमें प्रकाशित किया गया। हाईलाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना। हाउ यानी कैसे, स्मॉल यानी छोटा, अनएक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? स्वीकार, और अनएक्सेप्टेड यानी अस्वीकार्य। मोमेंट यानी क्षण, कैन अपलिफ्ट वंस मूड एंड चेंज वंस मूड एंड वंस पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? पर्सपेक्टिव क्या रखा? क्रियात्मक दृष्टिकोण। देखिएगा, प्रकाशित किया गया है यानी छोटा, अस्वीकार्य मोमेंट यानी क्षण, कैन लिफ्टेड वंस मूवमेंट्स यानी मूड यानी भावनात्मक विचारों को उठाना, अपलिफ्टेड। चेंज वंस मूड यानी कवि के मानसिक भावनाओं को बदल देता है। एंड वन पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, और एक दृष्टिकोण को, यानी कवि एक छोटा अस्वीकार्य क्षण और व्यक्ति के मनोभाव को और दृष्टिकोण को बदलता है। किसमें? इस कविता में। एक क्रोध कैन यानी एक कव्य की प्रतिक्रिया या कार्य, एक्ट का मतलब क्या होता है? कार्य, प्रतिक्रिया। ऑफ शेकिंग नो, शेकिंग का मतलब क्या होता है? हिलाना, और स्नो का मतलब क्या होता है? कण, है ना। उसके बाद में अपलिफ्टेड द पोएट्स मूड एंड ट्रांसफॉर्मेड ए रिग्रेटफुल डे एंड ब्रॉट अबाउट ए पॉजिटिव चेंज इन हिज आउटलुक। इसमें बताया है कि जो कौवा है, कौवे के द्वारा जो कण है, बर्फ के कण मान लो, बूंदे मान लो, धूल के कण मान लो, तो उनको जब हिलाता है तो कवि का जो मूड है, मनोभाव है, उसमें परिवर्तन होता है, चेंजमेंट होता है। और उसका जो रिग्रेटफुल जो डे है, कहने का मतलब जो उसका हम बोल सकते हैं कि जो समय खराब जा रहा था, नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, वो जो दिन था, उस दिन को क्या हुआ? बदला भाई। नकारात्मक उसके 2 दिन थे, उसको उसमें चेंजमेंट कर दिया है, सकारात्मक में चेंजमेंट कर दिया है। ब्रोट अबाउट ए पॉजिटिव चेंज, क्या आए हैं? सकारात्मक विचार आए हैं, थॉट्स आए हैं। इन हिज आउटलुक यानी बाहरी दृष्टिकोण में।
आउटलुक का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण, एक प्रकार बाहरी दृष्टिकोण, है ना। कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें, अब देखो बूंद इसके शरीर पे या मस्तिष्क पे गिरी है, तो शुरुआत में इसको कैसा लगा? बहुत ज्यादा नकारात्मक लगा, गुस्सा आया कि मुझे अच्छा विचार आ रहा था, कहां कौवे ने आकर के टहनी को हिला दिया और ये बूंदे मेरे ऊपर गिर गई है, आंखें खुल गई हैं, नींदें टूट गई हैं, विचार टूट गए हैं। थोड़ी देर के लिए नकारात्मक रहा, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? वो सकारात्मक। जैसे मान लो सुबह तुम्हारे को पढ़ने के लिए घर वाले 4 बजे उठा दें, तो हो सकता है 10-15-20 मिनट के लिए आपको घर वाले दुश्मन लगे, लेकिन 15-20 मिनट के बाद में आप जैसे पढ़ाई शुरू कर लोगे, प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा, और स्कूल में मान लो कि सभी को पनिशमेंट हो रहा है, आप राजा बन के बैठे हो, आपका पनिशमेंट मतलब नंबर नहीं आया है, क्योंकि आपने पढ़ाई किया ना, याद किया है, तो वो आपके लिए क्या हुआ है? पॉजिटिव। वो समय क्या हुआ है? पॉजिटिव। ऐसा ही इसमें बताया है। इट रिमाइंड्स अस दैट, यानी हमें ये याद दिलाता है, रिमाइंड करवाता है। क्या क्या याद दिलाता है? ये सब पूरी जो हमने कविता में पढ़ा है बातें, ये सब हमें याद दिलाते हैं क्या? कि इवन से नेगेटिव एक्सपीरियंस कैन ब्रिंग पॉजिटिव। कहने का मतलब नकारात्मक जो विचार हैं वो भी सकारात्मक विचार या फिर सकारात्मकता का भाव उत्पन्न करते हैं। अंडरस्टैंड? बस यही है इसमें। नेक्स्ट, द पुलिस कॉट द थीफ यस्टरडे एंड इम्प्रोसनेट सिम्स। ध्यान दीजिएगा, हमने 5 नियम आपको बताए थे, वो 5 नियम फिर से आपको ध्यान रखने होंगे। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना में? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सी है। इनका पता होगा तभी तो आप चेंजमेंट करोगे ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द पुलिस हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। कोट क्या है हमारा? वर्ब। द थीफ ये क्या हमारा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये एडवर्ब्स के रूप में आ गए, मान लो ये भी हमारे ऑब्जेक्ट ही हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ही हैं। ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? हमने लिखा ना डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। तो यहां हम देखते हैं ये जो शब्द है ना, इन शब्दों को आप लास्ट में लिख सकते हो। हम इसका पैसिवस यहां पे बनाते हैं, पहले का नीचे। तो आप ऑब्जेक्ट किसी को मान सकते हो, हिम को मान लो, द थीफ को मान लो, ठीक है क्या? दोनों सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सबसे पहले हम थीफ को मानते हैं, द थीफ। उसके बाद में यहां पे वर्ब की क्या है? सेकंड फॉर्म है ना? सेकंड फॉर्म है, तो हम पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। पास्ट सिंपल को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। ये टेंस के संबंधित जो सारणी है वो इसमें वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने द थीफ के साथ में वाज लिखना है, और उसके साथ में यहाँ पे हम देखते हैं वाज हो गया। अब यहाँ पे शायद सेकंड और थर्ड फॉर्म कोट ही होती है इसकी, है ना? कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म कोट ही होती है। तो यहाँ पे हमने ये लिखना है, क्योंकि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब हो गई है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म CAUGST। उसके बाद हम देखते हैं बाई। अब बाई तो तब लगाना है जब बीच के जो हमारे जो ये सब हम लिख देंगे, उसके बाद में फिर बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जो बाकी जो एडवर्ब्स के रूप में बच गए हैं, अर्थात है ना एडवर्ब जो बच गए हैं, एडजेक्टिव वगैरह, उन सबको भी लिखना होगा। कोट के बाद में पूरा सारा लिख देना है आपको। यस्टरडे इसको आप यहां लिखना चाहो तो यहां लिख दो, लास्ट में लिखना चाहो तो लास्ट में लिख दो, बाकी आप यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसमें कैसे बनाया भैया? इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये हमारा द पुलिस क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता
नहीं है। अभी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे पुलिस है, टीचर है, फार्मर है, उसके बाद में दे है, वी है, और उसके बाद में जैसे कि एवरीडे, समडे है ना, एवरीवन, एवरीबॉडी वगैरह, ये सारे इसमें आते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कैसे बनाया भैया, इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में इसको हटा दिया है, फिर कहीं नहीं लिखा इसको है, एंड के बाद में वाज है। अच्छा कैसे बना है बताओ तो। द थीव ही, अच्छा ये इस सेंटेंस को समझ के फिर हिम वाज हिम कर दिया, ऐसा है, ओनली फॉर वाज। कोई नहीं, ये सब सही है ना, ज्यादा विशेष देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे आपको देखना है ये विशेष जो नियम है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस है ना। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, कॉन्सिडर हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब है ना भैया, कॉन्सिडर। उसके बाद में होनेस्टी, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है ना, या फिर हम एडवर्ब बोल सकते हैं ऑनेस्टी, है ना, एक तो होनेस्ट और एक होनेस्टी। उसके बाद में द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे, ठीक है, ये सारा हम होनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर हम देख सकते हैं ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इवन तक हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं या फिर आप पॉलिसी तक ऑब्जेक्ट मान लो, इसको हम एडवर्ब या एडजेक्टिव के रूप में मान लेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट। द होनेस्टी है ना, HONESTY, होनेस्टी, द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद में कॉन्सिडर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, प्रेजेंट सिंपल है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलेंगे, तो ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद में क्या लगा देंगे हम, इज। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सी डर्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, CONSIDERED, कॉन्सिडर्ड। उसके बाद में इवन टुडे, ठीक है। कैसे बना भैया, हैं, इज कॉन्सिडर्ड, पूरा सेंटेंस बोलो कैसे बना है, होनेस्टी इज, ओनली फॉर होनेस्टी शब्द को इसने ऑब्जेक्ट माना है ना, होनेस्टी शब्द क्या है, ऑब्जेक्ट मान लिया इसमें। अच्छा होनेस्टी, उसके बाद में इज लगा दिया है, उसके बाद में इज लगा दिया, उसके बाद में कॉन्सिडर्ड, है ना, बाकी का सेम लिख दिया है, इवन टुडे सारा सेम लिख दिया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब सही है ना, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कंसिडर्ड इवन टुडे। इसके बाद होनेस्टी इज, नहीं अब सही है वैसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर लिखना
यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑनेस्टी इज कॉन्सिडर्ड, CONSIDERED कॉन्सिडर्ड, उसके बाद में द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, इवन टुडे। आगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि वी क्या है हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें तीसरे में यही बना देते हैं। इसमें तुलसीदास क्या हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। द रामायण, द रामायण, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वाल लगा देंगे, उसके बाद में रिटन बाई तुलसीदास। ठीक है, इसमें देखिएगा माई मदर क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इन डेली, इन माई वर्क, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट ही है ना। बाकी इसको एडवर्ब्स के रूप में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, मी को सब्जेक्ट आई बनाना है, उसके बाद में क्या करना है हमें, हेल्प्स वर्ब की ओ प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो क्या कर देंगे हम एम, आई एम, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एम हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड, उसके बाद में आप यूज डेली, आई एम हेल्प्ड डेली इन माई वर्क, हेल्प्ड डेली, DAILY डेली इन माई वर्क बाई माई मदर, है ना। क्या दे रखा भैया इसमें, ऐसा ही है, इनको तो राइट करना है आपको ना। हाँ, अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो ये भी आपको राइट करना है, बाकी इसको राइट करना है, हैं 5 और। हाँ, ये इंपरेटिव सेंटेंस से ध्यान दीजिएगा, ऐसे इस प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं तो ये तो बिल्कुल इजी है ना। 2 प्रकार से बनते हैं हालांकि ये भी, है ना। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत है इसकी, है ना। डू क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। हाँ, 2 प्रकार से बनते हैं, एक तो लेट से शुरू होते हैं इसमें, है ना। लेकिन आपको लेट वेट वाले चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको डायरेक्टली इसका भाव देखना, डू इट कार्य करो तो ऑर्डर दे रहा है, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, बस। ठीक है क्या, अच्छे से बना देना है। बाकी वो लेट वाले में आपको उसमें नियम ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है।